नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन मिलने वाली समस्या IBS के बारे में। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। आजकल ये बहुत कॉमनली देखने को मिलती है और बहुत सारे लोग IBS की वजह से परेशान रहते हैं। तो ये IBS होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से होता है और कौन कौन से लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपनी IBS की समस्या को जड़ से ठीक कर पाएंगे, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते शुरू करते हैं IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक ऐसी परेशानी है कि जो इंसान का डेली रूटीन खराब कर देती है। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को समझने से पहले थोड़ा सा हम इंटेस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम फूड लेते हैं दोस्तों, तो वो सबसे पहले स्टमक में जाता है। स्टमक में वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, वो एब्जॉर्ब होते हैं और पानी भी होता है वो एब्जॉर्ब होने लगता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर हो जाता है, बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। IBS ये जो तकलीफ है वो लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है दोस्तों। और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इस टाइप की मैकेनिज्म होती है कि जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद खाना आगे जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तो खाना पीछे नहीं जा सकता, वो आगे ही जाएगा। उसके बाद रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट है तो उसकी वजह से खाना आगे जाते रहता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एनल कैनाल के द्वारा बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में गड़बड़ी हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, इम्प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं करती है तो IBS हो सकता है। तो ये IBS में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का ठीक से ना हो पाना ये समस्या होती है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से कभी लूज मोशन होने लगते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कभी अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो बात करते हैं सिम्टम्स की। तो IBS में पेशेंट को बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में जैसे क्रैम्पिंग टाइप का पेन हो जाता है और ये क्रैम्प इतनी अनबेरेबल होती है कि कभी वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर ये डायरिया यानी कि लूज मोशन वाली सिम्टम्स होती है, या कभी कभार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या कभी अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। स्टूल में से कई बार म्यूकस टाइप का मटेरियल यानी कि स्टिकी स्टूल पास होने लगता है। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल भी बढ़ जाती है। तो IBS में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर होते हैं कि जो IBS के पीछे होते हैं। तो IBS का कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉजिटिव फैक्टर मेडिकल साइंस में नहीं है कि हाँ ये फैक्टर से IBS होता है, पर ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं कि जो IBS को एग्रावेट कर सकते हैं। जैसे मेंटल स्ट्रेस, अगर इंसान बहुत स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है तो IBS उनमें हो सकता है। दूसरा है फियर फैक्टर यानी कि एंजाइटी, जो इंसान डर में रहता है या सबकॉन्शियस माइंड में उनके डर बना रहता है, एंजाइटी वाला उनका नेचर है, तो उनमें भी IBS हो सकता है। तीसरा कारण है स्लीप, अगर डिस्टर्ब स्लीप रहती है, नींद ठीक से नहीं आती तो भी IBS हो सकता है। चौथा कारण है डाइट यानी कि इरेगुलर डाइटरी पैटर्न, यानी रूटीन ठीक से नहीं है डाइट का, ब्रेकफास्ट का रूटीन है, लंच का रूटीन है, डिनर का रूटीन है, ये अगर ठीक से नहीं है, या फिर न्यूट्रिटिव चीजें आप नहीं ले रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, तो भी IBS हो सकता है। तो दोस्तों ये थे पॉजिटिव फैक्टर IBS के। चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपनी IBS की समस्या को जड़ से ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों IBS का जो पॉजिटिव फैक्टर है उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं और कई बार ये माइंड से भी जनरेट होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस से भी IBS हो सकता है। तो होम्योपैथी में अगर आप प्रकृति का अभ्यास करते हैं, अगर आप कोई नजदीक के होम्योपैथ से मिलते हैं, प्रकृति का अभ्यास करके दवाई आप लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेते हैं, तो IBS जड़ से ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन आप ले। स्पेसिफिक मेडिसिन मैं आपको बता देती हूँ। नक्स वोमी का 200 5-5 गोली 2 बार आप ले सकते हैं।
कोलोसिंथेसिस 200 पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको भी आप 5-5 गोली 2 बार ले। हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस भी आईबीएस के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में ले, ये भी आईबीएस पर बहुत अच्छा काम देती है। ये स्पेसिफिक मेडिसिन है आईबीएस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप दवाई शुरू करें। तो दोस्तों ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। चलिए बात करते हैं प्रिवेंटिव टिप्स की कि आईबीएस को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो डाइटरी रूटीन है वो आप संभाल के रखिए, ठीक रखिए, वो टाइम टू टाइम रखिए। दूसरा है पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। पानी ज्यादा पीने से इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, मूवमेंट है, वो रिथमिक होने लगती है, तो पानी आप ज्यादा से ज्यादा लें। तीसरा है कि जो फूड आपको सूट नहीं करता है, यानी कि जो फूड आपको इंटॉलरेंस करता है, वो बॉडी में सूट नहीं होता, उससे गैसेस बनने लगती है, तो वो फूड आप ना ले। आप ध्यान रखें रूटीन में कि किन किन फूड से आपको तकलीफ हो रही है, तो वो फूड आप अवॉइड करें। चौथा है कि आप मेडिटेशन करें, योग करें। मेडिटेशन एंड योग से आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, मेंटली आप स्ट्रांग होंगे, तो आपको आईबीएस की समस्या काफी हद तक ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों ये था आईबीएस का सेशन। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।